प्यारे बच्चों, आज का बेहतरीन सा टॉपिक है क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी यानी फिजिक्स का स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th का। और इसमें आपको हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये स्पेशल तोहफा है उस्मानी सर के तरफ से। अब आपको हिंदी माध्यम में कहीं नहीं जाना है, पूरा मटेरियल नोट्स के साथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा, सारा चीज आपको अवेलेबल है। बस हमारे साथ आप पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए और नोट्स धाएं धाएं तरातर लिखते रहिए, बनाते रहिए। अपने ऑन हैंड राइटिंग का नोट्स खुद पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। तो अब आप आज से शुरू कर दें क्लास 12th का फिजिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसमें आपको जो नोट्स वगैरह होगा यहाँ से राइट फ्रॉम आगे सारा चीज आपको दिया जाएगा। तो आप क्लास को ध्यान से देखें, क्लास का टाइम बर्बाद नहीं करना है। हमें का समय बहुत प्रेशियस है, कीमती है, बहुत ही मूल्यवान है। तो इस कड़ी में हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स 12th का बच्चों प्यारा सा यूनिट है। ये है हमारा इकाई, हिंदी में चलेगा सारा कुछ। ये फर्स्ट है और इसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी बच्चों, ये हमारा स्टार्ट है क्लास 12th का फिजिक्स। और स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे यहाँ पे विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश लगाते जाओ अपना अपना टॉपिक बच्चों और लिखते जाओ। विद्युत आवेश इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। सारी बातें यहाँ पे हिंदी में होगी, नोट्स हिंदी में दिया जा रहा है आपको, सारा चीज आप हिंदी में लिखते जाओ। तो विद्युत आवेश, क्योंकि इस चैप्टर में यहां से लेकर के हम मैग्नेटिज्म तक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, चुंबक और विद्युत धारा, इन सारे में अगर जड़ है, झगड़े का जड़ है, वो है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। आज का क्लास हमारे विद्युत आवेश पर है और विद्युत आवेश पर आपको जितनी चीजें आपके सिलेबस में है और जो जो आपको नोट्स करना है मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो सबसे पहले आता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं विद्युत आवेश क्या है। कहता है किसी भी पदार्थ का विद्युत आवेश एक ऐसा गुण है, जन्मजात गुण है, जिसके वजह उस पदार्थ के द्वारा विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यहां लिखेंगे विद्युत आवेश क्या है, तो बोलेंगे किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वस्तु में विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ये हुआ विद्युत आवेश का डेफिनेशन। अब आता है कि विद्युत आवेश उत्पन्न कैसे होता है। उत्पत्ति के कारण, अब चलते हम लोग उत्पत्ति के कारण कहा जाता है किसी भी बॉडी में, किसी भी पदार्थ में जो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, उसके उत्पन्न होने का कारण सिर्फ और केवल और सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण है। तो हम लोग बिल्कुल शॉर्टकट बहुत अच्छे ढंग से और बहुत कम शब्दों वाला नोट्स की बात करेंगे। तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। किसके द्वारा बच्चों? कहता है इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। यानी इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण का मतलब क्या है? यानी इलेक्ट्रॉन एक पिंड से दूसरे पिंड में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता होगा, इसी को हम लोग हस्तांतरण कहते हैं। तो अब है कि जो पिंड इलेक्ट्रॉन देगा उसको दाता कहते हैं, जो लेगा उसको ग्राही कहते हैं। तो कहता है दाता पिंड पर
धन आवेश उत्पन्न होता है। कौन आवेश बच्चों? धन आवेश उत्पन्न होता है। और लेने वाले को ग्राही कहते हैं। ग्राही पिंड पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन देने वाला उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। बच्चों आप इसको चाहो तो कुछ देर के लिए आप पॉज करके इसका नोट्स बना लो और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब एक देखना ये कि दाता के ऊपर धन आवेश उत्पन्न क्यों होता है, मैं उसको बता देता हूं। आपको नोट्स में इतना लिखना है। अगर आपको इसमें चाहिए कि अगर ये कैसे होता है तो हम लोग इसको देखेंगे ये कैसे होता है। तो ये कुछ इस तरह से होता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एक सोडियम एलिमेंट है और हम जानते हैं कि इसमें प्रोटॉन कितना होता है 11 और इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर 11 होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इनके सम ऑफ चार्जेस की बात करेंगे आवेश का योग 0 हो जाएगा, यानी सोडियम पर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अब अगर मान लो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करा, लूज का मतलब है किसी को उन्होंने दे दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो अब सोडियम के साथ क्या होने वाला है, तो प्रोटॉन तो उसके पास 11 ही रहेगा, वो जाएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन उसके पास 11 था, अब ये चला गया मान लो -10 हो गया। अगर यहाँ देखा जाए +11 और -10 दोनों का डिफरेंसेस देखेंगे तो +1 बच जाता है। इसका मतलब है सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इसी तरह से अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन में जो प्रोटॉन होता है वो 17 होता है और इलेक्ट्रॉन भी उसमें 17 होता है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। अगर बच्चों इनके सम चार्ज की बात करेंगे यानी इनके आवेशों के आवेशित कण के योग अगर बोलेंगे 0 तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब मान लो इन्होंने इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करा, एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से लेता है प्लस इलेक्ट्रॉन इसमें अगर हो जाता है तो क्लोरीन के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, यानी प्रोटॉन तो उसका चेंज नहीं होना है, वो तो 17 का 17 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन चूंकि इनके पास 17 था, एक और बाहर से ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया 18 और नेगेटिव चार्ज वाला होता है। अगर इन चार्जेस का इनका डिफरेंस की बात करेंगे तो माइनस में ज्यादा 1 है, यानी एक माइनस यहाँ बच जाएगा, यानी यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो बच्चों आप तुम्हारे सामने में क्लियर आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन दाता है, देने वाला, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है वो ऋणात्मक आवेश नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो चार्ज होने का कारण बच्चों केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण है। तो ये हुआ कि किसी बॉडी में चार्ज कैसे उत्पन्न होता है। तो चार्ज की पोलरिटी की अगर बात करेंगे, ध्रुवता की बात करेंगे तो यहां लिखते हैं हम लोग आवेश के ध्रुवता, आवेश के ध्रुवता। तो आवेश के ध्रुवता 2 है, एक को बोलते हैं धनावेश, धन आवेश जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज शॉर्ट में लिखेंगे, और एक को बोलते हैं ऋण आवेश, ऋण आवेश, और इसको सिंबल में -B लिखते हैं। ये 2 चार्जेस को हम लोग आवेश का ध्रुवता कहते हैं, पोलरिटी ऑफ चार्ज कहते हैं इंग्लिश में। अब सवाल है कि अगर इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से चार्ज किसी में उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण कितने तरह से हो सकता है, या यूं कहा जाए कि किसी बॉडी के अंदर चार्ज जो डेवलप होता है वो चार्ज आवेश जो हम लोग पैदा करते हैं कितने तरह से पैदा करते हैं। तो अब हम लोग लिखते हैं उत्पत्ति के प्रकार, यानी अगर किसी में चार्ज उत्पन्न करते हैं तो उसके उत्पत्ति का प्रकार क्या है। तो यहां लिखते हैं उत्पत्ति के प्रकार, आवेश उत्पत्ति के प्रकार, पूरा लिखो बच्चों, आवेश उत्पत्ति के प्रकार। बच्चों आवेश के उत्पत्ति के प्रकार, आवेश कितने तरह से हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो आवेश का जो मूल कारण है हम लोग जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण से ही आवेश उत्पन्न हो सकता है। यूं तो इसकी कहानी बहुत पुराना है, थेल्स ऑफ मिलेटस कहते हैं, यानी ग्रीक का एक दार्शनिक है जिसका नाम थेल्स था। उन्होंने अंबर के छड़ पर, रड पर जो है वो जानवर के खाल को रगड़ा तो उसके अंदर छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित करने की उसके अंदर शक्ति आ गया, और फिर बाद में धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से उसको प्रयोग करके देखा कि नहीं
नहीं सिर्फ कागज के जानवर का खाल और आंबर के छर्स में ही नहीं होता है, वो कांच में भी हो सकता है, एबोनाइट में भी हो सकता है, रबर में भी हो सकता है, प्लास्टिक में भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजों में ये चार्जेस उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर रगड़ना पड़ता है, घर्षण करना पड़ता है। तो अब एक घर्षण करने से चार्ज उत्पन्न होता है। तो पहला विधि जो हम लोग पढ़ेंगे घर्षण द्वारा। पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके द्वारा? घर्षण द्वारा। घर्षण के कारण चार्ज यानी आवेश उत्पन्न करना। जब दो बॉडी को, दो पिंड को आपस में रगड़ते हैं, एक दूसरे के साथ उसको घर्षण करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो होता क्या है कि हर एक बॉडी के छोटे छोटे पार्टिकल, जिसको हम लोग परमाणु कहते हैं, परमाणु के बाहरी कोश में, आउटर मोस्ट कोश शेल में, बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली वो मूव करता है। वो इलेक्ट्रॉन जब बाहर के कोश में मूव करता है, घूमता है अपने ऑर्बिट में, अपने कक्षा में, और जब दो पिन को रगड़ते हैं तो बाहरी एटम यानी एटम के बाहरी शेल वाला, बाहरी कोश वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो एक पिन से दूसरे पिन में चला जाता है। और वो डिपेंड करता है कि किस पिन से किस पिन में जाएगा। तो मान लिया जाए समझने के लिए, मान लो एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, और दोनों को हमने रगड़ा, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, बाहर में इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती के साथ वो पकड़ के रखता है, और ये भी मजबूती के साथ पकड़ के रखा है। हर एक परमाणु के न्यूक्लियस में क्या होता है, हर एक परमाणु के नाभिक में आपको प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है विभिन्न कक्षाओं में जो घूमता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव में आकर्षण होता है, यानी नाभिक का जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। अब है कि कौन कितना ज्यादा मजबूती के साथ आकर्षण करता है। मान लो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है, और ये मान लो 7 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो ये कमजोर फोर्स लगा रहा है, वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है। जब दोनों को हम रगड़ेंगे तो ये कमजोर फोर्स जो लगाया है इस बॉडी के अंदर, तो इसका इलेक्ट्रॉन में भी के वो यहां से जंप करके इसके अंदर वो चला जाए, ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो इसके अंदर चला जाए। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर अगर हस्तांतरित हो जाता है तो ए के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर में नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो रगड़ने से यानी घर्षण से यही कारण है कि जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, जो बहुत कमजोर रूप से बंधा हुआ है, वो मजबूत से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ की ओर माइग्रेट कर जाता है, हस्तांतरित कर जाता है। तो कहा जाता है कि किसी दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर कमजोर रूप से बंधित इलेक्ट्रॉन सबल रूप से बंधित इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ में हस्तांतरित हो जाता है या पदार्थ में चला जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन देने वाले पदार्थ में धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन लेने वाले पदार्थ में ऋण आवेश उत्पन्न होता है। यह हुआ
उत्पत्ति के प्रकार में पहला हो गया हमारा घर्षण, यानी घर्षण से किसी दो बॉडी के बीच में हम लोग इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण द्वारा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर द्वारा हम लोग दोनों बॉडी में समान रूप से हम लोग चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला प्रकार जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षण। दूसरा आता है हमारा चालन। दूसरा विधि है बच्चों इसका चालन। चालन 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 में क्या होता है बच्चों, मान लो कोई एक बॉडी है, कोई मेटेलिक बॉडी है और इस बॉडी में अभी कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, यानी इसमें उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है, इसको बोलते हैं उदासीन। उदासीन पिंड है, धातु का पिंड है। और हमने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज कोई रॉड है, उस रॉड को इस बॉडी के संपर्क में लाते हैं। तो इस संपर्क में लाने पर इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भर जाता है। तो इस तरह से किसी दूसरे बॉडी को चार्ज करना, यानी आवेशित पिंड द्वारा किसी दूसरे पिंड को आवेशित करने की जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग चालन कहते हैं, अंग्रेजी में कंडक्शन कहते हैं। यानी उदासीन पिंड के संपर्क में आवेशित पिंड के आने पर उदासीन पिंड में समान आवेश, यानी धन आवेश तो धन आवेश, ऋण आवेश तो ऋण आवेश, समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि हमने जैसे पॉजिटिव चार्ज वाला बॉडी को लाया और ये जो हमारा उदासीन पिंड है, मेटेलिक बॉडी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर आ गया। अगर हम नेगेटिव चार्ज वाला लेके आते हैं इसके संपर्क में, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सवाल है कि जब ये चार्ज बॉडी को इसके संपर्क में लाया तो चार्ज क्या, पॉजिटिव चार्ज का इधर से इधर की तरफ माइग्रेट किया? तो नहीं बच्चों, पॉजिटिव चार्ज किसी भी बॉडी का जिस जगह उत्पन्न होता है, जिस पॉइंट पर उत्पन्न होता है, वो उस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब है कि वह पॉइंट चार्ज, यानी वह जो चार्ज है जहां पे वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, वो उस जगह से खिसकता नहीं है। अगर वो चार्ज खिसकने की, मूव करने की अगर हम बात करें, तो बच्चों वो नेगेटिव चार्ज मूव करता है। कि चूंकि नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी के आउटरमोस्ट शेल में वो लगातार गति करते रहता है, तो यानी नेगेटिव चार्ज हमेशा मूव करता है। और जब किसी बॉडी के किसी एटम के एक इलेक्ट्रॉन वहां से खिसक जाता है, तो उस एटम के सरफेस पर, उसके पृष्ठ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जब तक वह एटम वहां से नहीं खिसकता है, वही रहेगा, तो वो चार्ज भी वही रहेगा। कहने का मतलब है धनावेश मूव नहीं करता है। तो फिर जब मूव नहीं करता है तो इससे ये चार्ज कैसे आ गया? तो कहा जाता है कि जो मेटेलिक पिंड है बच्चों, इस मेटेलिक पिंड में जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां से मूव करके यहां आने लगता है। अब इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करेगा तो इस मेटेलिक बॉडी का इलेक्ट्रॉन खिसक करके इस चार्ज बॉडी के अंदर आ जाता है। जब इसके अंदर ये चार्ज आ जाता है, तो जहां जहां से इलेक्ट्रॉन खिसक के इधर की तरफ माइग्रेट किया, उस जगह में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो कहा जाए अगर चार्ज पार्टिकल इधर से इधर गया या इधर से इधर, तो हम बोलेंगे इधर से इधर गया। देखने में लगता है कि पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ आया, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। तो यह हुआ चालन विधि द्वारा आवेशित करना। अब तीसरा बच्चों हमारा उत्प्रेरण। उत्प्रेरण या प्रेरण, जिसको हम लोग इंडक्शन कहते हैं, अंग्रेजी में इसको इंडक्शन कहते हैं। यानी इंडक्शन के द्वारा इंड्यूस करके हम लोग किसी बॉडी में चार्ज उत्पन्न करते हैं। तो इसको हम लोग फिगर से समझते ज्यादा बेहतर होगा। तो इसके लिए हमने ये मान लिया कि हमारे पास क्या है, मान लो ये हमारा स्फीयर है, कोई धातु का, मेटल का कोई स्फीयर है, और ये नॉन कंडक्टिंग
यानी इंसुलेटेड स्टैंड पे खड़ा है, जिसको हम लोग कुचालक स्तंभ कहते हैं। कुचालक स्तंभ, इसमें ये खड़ा है। और ये जो मेटेलिक बॉडी है, इसके बाजू में बगल में हमने पॉजिटिव चार्ज वाला कोई एक रॉड लेके आते हैं। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड लेके आएंगे तो इस मेटल के, इस धातु के जो स्फीयर गोला है, इसके ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, यानी हर एक एटम का आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। वो इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर की तरफ, सामने की तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आकर्षित हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इन जगहों से जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर गया है, उन जगहों से इलेक्ट्रॉन जहां से मूव कर गया है, वो इलेक्ट्रॉन जब इधर आ गया तो उन स्थान पर, उन जगहों पर ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्योंकि इन एटम का इलेक्ट्रॉन जो इधर आ गया तो एटम तो खिसक के आया नहीं, तो एटम पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है परमाणु पे, वो परमाणु अपनी अपनी जगह पे, यानी ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अपनी जगह रहता है, नेगेटिव चार्ज को ये आकर्षित करके रखता है। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों कि उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे एक मेटेलिक वायर जोड़ करके इसको अर्थिंग कर देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भूमिगत कर देते हैं। इसको हम लोग भूमिगत कर दिया। जब इसको भूमिगत कर देते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा नष्ट हो जाता है। नष्ट का मतलब है कि जब हम इसको मेटेलिक वायर से, यानी धातु के तार से जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर गाड़ देते हैं, तो इसके अंदर बिलियंस करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, वो आ करके एक एक प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। यानी अर्थ से इलेक्ट्रॉन आता है, आने के बाद ये सारे पॉजिटिव चार्ज को खा जाता है, यूं कहो के उसको उदासीन कर देता है। जब वो उसको उदासीन कर देगा तो ये पूरा का पूरा चार्ज हमारा नष्ट हो जाएगा। जब नष्ट हो जाएगा उस समय हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब जब इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह का आएगा। अब मान लो हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, ये जो पॉजिटिव चार्ज रॉड था, इन्होंने इसके कांटेक्ट में नहीं आया, इसको टच नहीं किया, बस उसके बाजू में नजदीक में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके रखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे वो अपनी तरफ खींच के रखा, आकर्षित करके रखा है। और जो भूमिगत किया करने के बाद इस चार्ज को हमने जो न्यूट्रल कर दिया, अब इस सिस्टम को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, इसको हमने हटा लिया। हटाने के बाद इसको भी हम लोग दूर हटा लेते हैं। हटाने के बाद जो अब हमारा सिचुएशन आएगा हमारे इस गोले के साथ, तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह का आ जाएगा बच्चों। अब मान लो ये जो गोला हमने लिया है, इस गोले को अब देखो, अब इसको भी हमने यहां से रिमूव कर दिया। अब रिमूव कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ आकर्षित करके रखा है, तो आकर्षण करने वाला जो सोर्स है, स्रोत है, उसको तो हमने हटा लिया। अब हटा लिया तो ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेगा, अब ये पूरे बॉडी के अंदर इस तरह से वो क्या करेगा, फैल जाएगा। यानी पूरे सरफेस में गोले के स्फीयर, यानी गोले के पृष्ठ पर पूरा में वो फैल जाएगा। अब अगर मान लो इसको अगर हम भूमिगत नहीं करते कुछ देर के लिए, और उसके बाद हमने तो चार्ज इसमें डेवलप कर दिया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और जब इसको हम हटा लेते तो हटा लेने के बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पुनः जहां से आया था फिर वो पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर लेता, और करने के बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव पूरा नष्ट हो जाता, यानी उस पर चार्ज नहीं रहता। यानी जो पहले न्यूट्रल था अभी भी न्यूट्रल मिलता। लेकिन हमने क्या करा, इस पॉजिटिव चार्ज को चालाकी से भूमिगत कर दिया, यानी इसको न्यूट्रल कर दिया। अब जो नेगेटिव चार्ज हमारा बचा, इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास यहाँ कोई चीज नहीं है, कोई पॉजिटिव धन आवेश नहीं है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये बॉडी हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब इसको चार्ज करने के लिए ना ही किसी से हमने उसको कांटेक्ट में रगड़ा, ना किसी आवेशित बॉडी को उसके नजदीक लाके झुलाया, बिना कुछ किए ये बॉडी चार्ज हो गया। इसको बोलते हैं प्रेरण विधि द्वारा आवेशीकरण। तो ये हो गया आपका आवेश करने, किसी भी बॉडी के अंदर आवेश भरने का तरीका। अब आता है कि आवेश के गुण, आवेश का क्या गुण है, आवेश के गुण। पहला गुण होता है बच्चों योज्यता, 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 एडिशन, जिसको बोलते हैं एडिटिविटी। यानी किसी भी निकाय में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी बॉडी में डिफरेंट जितने भी
पॉइंट्स पर अलग अलग चार्जेस होगा। मान लो यहाँ प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ प्लस Q2 चार्ज है, माइनस Q3 चार्ज है, इस तरह बहुत सारा चार्जेस मान लो इसके अंदर है। तो अब इस पूरे सिस्टम के अंदर जो चार्जेस का टोटल वैल्यू होगा तो इन सभी चार्जेस के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। तो बोलेंगे किसी निकाय में कुल आवेश अवयवी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बच्चों आप इसको पॉज करके आराम से लिख सकते हो। यानी किसी भी निकाय में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी बॉडी में डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर अलग अलग चार्जेस है तो कहता है उस बॉडी पर कुल चार्ज जो होगा, कुल आवेश जो होगा, उन सभी आवेशों का अलजेब्रिक सम होगा, बीजगणितीय योग होगा। यानी कुल आवेश को हम लोग क्यों लिखते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, प्लस चार्ज है Q1, फिर प्लस के बाद फिर पॉजिटिव चार्ज है Q2, फिर प्लस के बाद नेगेटिव चार्ज है Q3। यानी जितने चार्जेस है इसको अलजेब्रिक सम कहते हैं। क्योंकि हमारे पास सम दो तरह का होता है, फिजिक्स में बच्चे को होता है अलजेब्रिक सम और एक होता है वेक्टर सम। क्योंकि वेक्टर सम नहीं हो सकता है क्योंकि चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, इसमें दिशा का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये अदिश राशि होने की वजह से इसमें जो चार्ज का सम होगा वो अलजेब्रिक सम होगा, यानी बीजगणितीय योग होगा। तो पहला प्रॉपर्टी हुआ बच्चों इसका योज्यता। अब आता है दूसरा प्रॉपर्टी इसका। दूसरा प्रॉपर्टी आता है क्वांटमीकरण। ये 9 होता होगा या ये 9 होता होगा। क्वांटमीकरण ये इंग्लिश वर्ड है एक्चुअली, क्वांटाइजेशन। एक्चुअली ग्रीक में हम लोग क्वांटाइजेशन कहते हैं इसको, इंटीग्रल फॉर्म को क्वांटाइजेशन कहा जाता है। तो कहा जाता है कि देखो आवेश का मूल कारण क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर जो आवेश आता है उस आवेश का मूल कारण क्या है। आवेश का मूल कारण इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण है। अब अगर किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन निकल कर किसी दूसरे में गया है तो आधा इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं, पूरा का पूरा जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, या किसी बॉडी में आएगा पूरा का पूरा कंप्लीट फॉर्म में, यानी पूर्णांक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का, पूर्णांक रूप में इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण हुआ। आधा अधूरा नहीं जाएगा, यानी फ्रैक्शनल नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा। तो हम लोग लिखते हैं आवेश का मूल कारण, आवेश का मूल कारण इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण है। इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण है जो पूर्ण रूप से होता है, पूर्ण रूप में होता है, पूर्ण रूप में होता है। पूर्ण रूप का मतलब पूरा पूरा, आधा अधूरा नहीं। इसका मतलब ये कह सकते हैं अर्थात आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश, जिसको मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश को हम लोग स्मॉल ई लिखते हैं। मूल आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक गुणज होता है। यानी
1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8, ये इंटीग्रल फॉर्म में होगा। 1.2, 1.3, 3.5, 1.6 ऐसा कुछ नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, पूर्णांक में होगा। तो इसी पूर्णांक गुणज को हम लोग क्वांटाइजेशन कहते हैं, यानी क्वांटमीकरण कहते हैं। इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, क्वांटमीकरण कहते हैं। अर्थात अगर हम आवेश की बात करें, Q से डिनोट करते हैं, तो हम लोग Ne लिखते हैं। N का मतलब है कि N इंटीजर है, 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, यहाँ N इंटीजर है, तो यहाँ लिखेंगे जहां N क्या है, तो ये पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब हो गया 0 भी हो सकता है, +-1, +-2, +-3, इस तरह से। अगर चार्ज नहीं है तो 0 हो गया, अगर चार्ज है तो 1, 2, 3, 4, 5, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पूर्णांक लेंगे, धन पूर्णांक। अगर नेगेटिव आवेश है तो ऋण पूर्णांक लेंगे। यहाँ पे दोनों तरह का आवेश यहाँ होता है। तो अगर हम आवेश की बात करेंगे तो आवेश के लिए यहाँ हो जाएगा हमारा Q = Ne। यहाँ पे N क्या है, हमारा पूर्णांक है, और E को हमें पता है, E को हम लोग बेसिक आवेश कहते हैं, यानी मूल आवेश कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये हुआ आवेश का क्वांटमीकरण। आप इसको चाहो तो पॉज करके आराम से लिख सकते हो। अब तीसरा इसका जो गुण आता है बच्चों, वो आता है हमारा संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट ये गुण है, ये बहुत अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में आपका। संरक्षण का मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ संरक्षण या लॉ ऑफ संरक्षण ये कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय, जिसका इंटरेक्शन किसी दूसरे के साथ नहीं है, बिल्कुल अलग थलग है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं विलगित निकाय। तो कहता है विलगित निकाय में अगर पहले से कुछ आवेश है तो वो आवेश इंटैक्ट रहेगा, उतना ही रहेगा, कभी घटेगा नहीं, कभी बढ़ेगा नहीं। अगर उसके अंदर पहले से आवेश नहीं है तो उसके अंदर कभी भी आवेश नहीं आ सकता है, यानी आवेश संरक्षित है। आवेश ना ही हम पैदा कर सकते हैं, ना ही आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये कहा जाए कि आवेश ना ही उत्पन्न की जा सकती है, और न ही नष्ट की जा सकती है। इसका मतलब है अर्थात किसी विलगित निकाय के कुल आवेश अगर पहले से है तो कुल आवेश सदैव नियत रहता है। यानी पहले जितना आवेश है उतना आवेश रहेगा, वो ना कम होगा ना ज्यादा होगा। और अगर नहीं है तो नहीं आएगा, अगर है तो आएगा। अगर हमने किसी से उसके कांटेक्ट में लाया, किसी दूसरे के साथ उसका अगर अंतर क्रिया किया, तो फिर वो विलगित नहीं रहता है। विलगित का मतलब है बिल्कुल अलग थलग, बाकी रेस्ट वर्ल्ड से, शेष दुनिया से, वातावरण से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर है तो बिल्कुल सदैव वो नियत रहेगा। अगर किसी के साथ इंटरेक्शन हो गया तो चार्ज बढ़ घट सकता है। इसका मतलब है कि वह चार्ज, वह आवेश इस बॉडी से जो उसके साथ इंटरेक्ट करता, अंतर क्रिया करता, उसमें वो हस्तांतरित हो सकता है। तो ये संरक्षण है। अब संरक्षण के लिए कुछ उदाहरण की बात करते हैं हम लोग, तो कुछ उदाहरण लेते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पर अक्सर क्वेश्चन बनता है। तो उदाहरण में पहले देते हैं हम लोग आयनिक अभिक्रिया, इसको देखते हैं। आयनिक अभिक्रिया जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड बच्चों, जिसको हम लोग खाने का नमक कहते हैं, इसको जूही पानी में, जल में इसको घोल दोगे तो ये सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश वाले कण में ये विभक्त हो जाता है, टूट जाता है।
तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हमने कहा कि चार्ज हमने उत्पन्न नहीं करा है, नहीं कर सकते हैं, तो अभी तुम कहोगे कि सर यहाँ तो आपने सोडियम पे चार्ज उत्पन्न कर दिया, यहाँ भी कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमने चार्ज उत्पन्न तो किया, लेकिन क्या ये वाकई में हमने किया या उसके अंदर पहले से ही नियत था या क्या था। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो जल में विघटित हो गया, टूट गया, तो विघटन से पहले क्या आवेश था। तो यहां लिखते हैं विघटन से पहले पूर्व आवेश। तो इस यौगिक में कोई आवेश नहीं था, जीरो था पहले। उसके बाद आता है जल में घुलते ही, जल में विघटित होते ही, विघटन के पश्चात आवेश, कितना आवेश आया, कुल आवेश या आवेश। तो कुल आवेश कितना हो गया बच्चों, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन पे नेगेटिव, और इन दोनों का हासिल जमा अभी भी जीरो है। यानी निकाय में चार्ज हमने दिखाई तो पड़ता है कि हमने डेवलप करा, लेकिन अगर सिस्टम की बात करेंगे, सिस्टम का आवेश अभी भी टोटल क्या है, जीरो है। यानी विघटन से पहले जीरो था, विघटन के बाद भी जीरो है, सिस्टम में कहीं से भी उस पर चार्ज नहीं आया है। तो ये पहला हुआ आयनिक अभिक्रिया में, देखते हैं इसको। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन यानी नाभिक का टूटना। कहा जाए तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जो हेवी एलिमेंट्स होता है, उसका न्यूक्लियस को तोड़ के हम लोग एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो यूरेनियम 235 और इसका 92, इसको बोलते हैं द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग द्रव्यमान संख्या। बच्चों इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, हम लोग किसी भी न्यूक्लियस को एक्स से डिनोट करते हैं और यहाँ पे ए लिखते हैं और यहाँ पे जेड लिखते हैं। जेड का मतलब होता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को हम लोग प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। किसकी संख्या, प्रोटॉन की संख्या। और इसको बोलते हैं बच्चों द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये चीज आपको केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो अब यूरेनियम 235, इसका मास नंबर जो है द्रव्यमान संख्या 235 है, और इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर ये 92 है। 92 की संख्या को हम लोग प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, और प्रोटॉन कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला कण होता है। तो कहा जाता है जब स्लो न्यूट्रॉन इसको प्रहार करता है, जब स्लो न्यूट्रॉन उस पर प्रहार करता है, तो ये नाभिक टूट करके दो छोटे छोटे नाभिक में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बेरियम और क्रिप्टन कहते हैं। ये दो नाभिक में बढ़ जाता है। इसका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या 141 है और परमाणु संख्या 56 है, और इसका होता है 92 और ये होता है 36। और इस क्रम में हमारे पास 3 न्यूट्रॉन भी निकलता है। 3 न्यूट्रॉन भी इस क्रम में इस न्यूक्लियस से, यूरेनियम के न्यूक्लियस से निकलता है। 3 न्यूट्रॉन भी निकलता है और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा, क्यू का मानी होता है ऊर्जा, ये ऊर्जा निकलता है। कहा जाता है कि एक एटम यूरेनियम 235 का एक एटम, एक परमाणु अगर इससे विखंडित होता है तो ये ऊर्जा जो है लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ये एनर्जी वो देता है। आप सोच सकते हो कि एक छोटा सा एटम जो हम देख भी नहीं सकते, उसकी साइज छू भी नहीं सकते, इतना छोटा, उससे हमको न्यूक्लियस के टूटने पर इतना एनर्जी हमें प्राप्त हो सकता है। यानी न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही विध्वंसक एनर्जी होता है, प्रचंड रूप में होता है। तो आप देखो यहाँ नाभिक के टूटने से पहले, यानी इसको कहेंगे विखंडन से पूर्व, ये 92 प्रोटॉन का संख्या, जिसको हम लोग यूं कहेंगे आवेशित कण पूर्व, कुल आवेशित कण यानी प्रोटॉन कितना है 92, और इसका तो नहीं है, 0 है, तो 92 आया। उसके बाद बोलेंगे विखंडन के बाद कुल आवेशित कण कितना हो गया। विखंडन के बाद कितना है यहाँ 56,
56 और ये 36 और यहाँ न्यूट्रॉन का जो होता है 0, ये भी 92 है। यानी विखंडन से पहले हमारे पास जो आवेशित कण का नंबर है वो 92 और बाद में भी 92 है। इसका मतलब है हमने कोई नया चीज, नया कोई चार्ज पार्टिकल उत्पन्न नहीं किया। ये हुआ नाभिकीय विखंडन। और भी एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। थर्ड एग्जाम्पल है जिसको हम लोग युग्म विनाश कहते हैं। युग्म विनाश, युग्म विनाश। बच्चों ये युग्म विनाश क्या है? कहा जाता है इलेक्ट्रॉन के जस्ट एक एंटी पार्टिकल होता है जिसको हम लोग पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो ये जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के संपर्क में आता है तो ये एक दूसरे को नष्ट कर देता है। नष्ट करने के बाद वो फोटोन को जन्म देता है। फोटोन, लाइट को, प्रकाश को हम लोग फोटोन कहते हैं। तो कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन को हम लोग E+ कहते हैं। पॉजिट्रॉन एक दूसरे के संपर्क में आने पर नष्ट होकर गामा, यानी जिसको हम लोग फोटोन कहते हैं, फोटोन का निर्माण करता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है, दोनों मिलकर के ये गामा का निर्माण कर दिया। अगर आप यहाँ पे आवेश की बात करेंगे तो पॉजिटिव है। आवेश की बात करेंगे तो यहाँ क्रिया से पहले, ये जो क्रिया हुआ आपस में, क्रिया से पहले कुल आवेश कितना है बच्चों? यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गया 0। उसके बाद क्रिया के बाद कुल आवेश कितना हुआ बच्चों? तो गामा पे कोई चार्ज नहीं है, यानी 0। पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। इसको बोलते हैं हम लोग युग्म विनाश। इसी तरह से एक होता है युग्म उत्पादन। ये हो गया आपको, आई थिंक ये नंबर कितना था? तीन था, तो हम लोग इसको 4 कर देते हैं। तो लिखते हैं युग्म उत्पादन। कहता है जब फोटोन यानी गामा किसी पदार्थ से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का निर्माण करता है, निष्कासित करता है। जब फोटोन यानी गामा किसी पदार्थ से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का निर्माण करता है। जैसे गामा अगर टकराया किसी पदार्थ से तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का निर्माण करता है। तो यहां भी क्रिया से पहले कुल आवेश कितना है बच्चों? 0। और क्रिया के बाद कुल आवेश बच्चों क्या है? तो -1 है, +1 है, यानी 0 है। यानी हमारा जो यहाँ पे फोटोन टकराया जिसमें कोई चार्ज नहीं था, लेकिन टकराने के बाद पदार्थ से उन्होंने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को निष्कासित करता है। लेकिन उन पूरे का टोटल चार्ज की अगर बात करेंगे तो टोटल चार्ज का वैल्यू यहाँ भी 0 है। यानी चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये हुआ हमारा चार्ज के गुण। अब आता है हमारा चार्ज का मात्रक, आवेश का मात्रक। अगला आता है हमारा आवेश
का मात्रक। बच्चों इसका हम लोग लेते हैं एसआई मात्रक। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक में इसको हम लोग कूलाम कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम से है कूलाम। कूलाम सिंबल में कैपिटल सी लिखते हैं। और उसके बाद आता है हमारा सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक में बच्चों दो होता है, एक को बोलते हैं हम लोग स्टैट कूलम, एक को बोलते हैं हम लोग स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, कूलम, या इसी का दूसरा नाम है ESU। ESU का अंग्रेजी में फुल फॉर्म है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये ज्यादा कॉमन है, ESU ही लिखेंगे हम लोग हिंदी में भी। और दूसरा इसका यूनिट होता है बच्चों AB कूलम। AB कूलम, ABC लिखते हैं कैपिटल C, AB कूलम, या इसी को हम लोग EMU कहते हैं। EMU फुल फॉर्म है अंग्रेजी में बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब ये दिमाग में बात आता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता होगा, तो यहाँ पे मैं रिलेशन बता देता हूँ। दोनों इनके बीच में जो एक संबंध है, तो संबंध को मैं बता दूं। संबंध इसका ये है कि एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। स्टैट कूलम या ज़्यादातर हम लोग ESU का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा एक कूलम बराबर होता है 0.1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ये हुआ हमारा आवेश को मापने का यूनिट मात्रक। उसके बाद आता है बच्चों के आवेशित पिंड के अंदर एक चेंजिंग आता है, फिजिकल चेंज आता है। फिजिकल चेंज क्या आता है, कभी क्वेश्चन पूछ दे कि किसी बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं, जब वो न्यूट्रल था और न्यूट्रल के बाद जब उसके अंदर हम लोग चार्ज भरते हैं तो उसके फिजिकल चेंज क्या होता है, तो उसके फिजिकल चेंज में मास का परिवर्तन आता है। यानी इसको हम लोग इसको NB में अलग से देख लेते हैं। NB में तो पहला पॉइंट है धनावेशित पिंड। धनावेशित पिंड का द्रव्यमान उदासीन के अपेक्ष उदासीन अवस्था से घट जाता है। यानी मान लो ये बॉडी है कोई और ये अभी न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, चार्ज 0 है। अब मान लो कुछ देर के बाद इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को लूज करा, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागा। इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज किया यानी त्याग किया, इलेक्ट्रॉन उन्होंने खो दिया। जब इलेक्ट्रॉन खो दिया तो इन पर मान लो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। आप कितना खो दिया नहीं पता है, 10, 20, 50, 100, 200 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद इसके अंदर में चार्ज डेवलप हो गया। अब मान लो अगर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन अगर खोया है, दे दिया किसी को, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो इसका घट गया। और एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 10⁻31 kg। यानी किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब इतना द्रव्यमान उसका कम हो गया। 2 घटेगा तो ट्वाइस ऑफ दिस, इसका 2 गुना द्रव्यमान घट जाता है, यानी धन आवेशित पिंड का द्रव्यमान घट जाता है। दूसरा आता है ऋणावेशित पिंड का द्रव्यमान बढ़ जाता है। यानी अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो डेफिनेटली उसके पास बाहर से इलेक्ट्रॉन आया होगा, और इलेक्ट्रॉन आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास, अगर उन्होंने एक ही इलेक्ट्रॉन अगर लिया किसी से तो एक इलेक्ट्रॉन का मास तो उसके पास बढ़ गया ना। और एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 10⁻31 kg। यानी कोई बॉडी अगर नेगेटिव चार्ज, एक ही इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज है तो इतना मास उसका बढ़ जाता है। तो यानी धन आवेशित पॉजिटिव चार्ज वाले पिंड का द्रव्यमान घटता है और नेगेटिव वाले का द्रव्यमान
बढ़ता है। तो आज का क्लास हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए समर्पित है और बेहतरीन तोहफा है। अब आपको आगे इस तरह से आपको हिंदी माध्यम में क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। बस हमारे साथ आप बने रहें। तो आपको करना क्या है बच्चों, आप पेन एंड पेपर लेके हमारे साथ बैठ जाएं, जगह जगह में आप उसको जो है पॉज करके इसका नोट्स लिखते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।